So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होने वाली है। जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो हम लोग यहाँ कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से केमिकल इक्वेशन होती है, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो टाइप्स हम लोगों ने देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छी तरीके से समझ चुके हो। रिएक्शन याद करने के लिए कहे थे तो याद तो अभी तक नहीं किए हो, ठीक है। रात में बोले थे रात में याद कर लेंगे, तो भाई सब याद कर लो। हम पूछेंगे संडे को पूरी रिएक्शन का टेस्ट होगा, इस बात का अपने दिमाग में ख्याल रखना, ठीक है। आज उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हम कवर करने चल रहे हैं। तो आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं यहाँ पर कौन से टॉपिक्स को अपने को कवर करना है। तो ये है अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें आज हम लोग को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये अपने फर्स्ट जो मेन टॉपिक आज कवर करेंगे उसका पार्ट है। सेकेंड मेन टॉपिक रहेगा हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है इसका हमारी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक बात। तो ये टॉपिक्स अपने को आज यहां पर कवर करना है, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए भाई, जिससे आज की भी सारी केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ सके और कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना, ठीक। शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एक्टिविटी के साथ। एक बार में तो होना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। कह रहे हैं 3 आयरन नेल्स ले लेनी है और उनको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। क्लीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर क्या होती है, थोड़ा सा यदि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखी है तो नेल्स पर थोड़ी सी जंग लग जाती है, तो उसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर से उसको रगड़ देंगे। कितनी कील्स लेनी है? 3 नेल्स। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B. In each test tube take about 10 ml copper sulfate solution. 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, 2 हमें टेस्ट ट्यूब ले लेनी है और दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भर देना है। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. कह रहे हैं 2 आयरन नेल लेना है और टेस्ट ट्यूब बी, 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, तो एक टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें हम लोग 20 मिनट तक इस आयरन नेल को डालकर रखे हुए हैं। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। 3 आयरन नेल लिए तो एक को हमें बाहर रखना है, 2 को इस तरीके से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसमें कुछ डाले नहीं है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट के बाद उन दोनों आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी से बाहर निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हम लोगों ने सिर्फ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले थे, और टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बाद हम लोगों ने 2 आयरन नेल्स उसमें डाल दी थी। तो दोनों के कलर की इंटेंसिटी को चेक करो कि ब्लू कलर किसमें ज्यादा है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। और आयरन नेल्स को भी कंपेयर करो, टेस्ट ट्यूब बी में जो 2 आयरन नेल्स डाले थे उसके कंपेयर में जो आयरन नेल्स तुम कहीं नहीं डाले थे, उसको बाहर रखे थे, उनके कलर में क्या फर्क है। तो यहां पर फर्क कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये टेस्ट ट्यूब ए है
हमारा ब्लू कलर का ही है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालने के बाद हम लोग आयरन नेल डाल दिए थे, तो उसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ब्लू कलर चला जाएगा। ये आयरन नेल जिसको हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में नहीं डाला, और ये आयरन नेल जिसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो यहां पर ये किस कलर का हो गया है, कुछ ब्राउनिश कलर का हो गया है। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? आखिर ऐसा क्या हुआ यहां पर, ऐसी कौन सी रिएक्शन हुई कि आयरन नेल पर ब्राउन कलर चढ़ गया और ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो कलरलेस हो गया, वो फेड हो गया, ऐसा क्या हो गया? द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी। कुछ यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है यहां पर देखते हैं। Fe सॉलिड CuSO4, CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस लग गया तो सॉल्यूशन, और ये किस में चेंज हो गया, FeSO4 प्लस Su, FeSO4 प्लस सॉरी कॉपर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। Fe जो हो गया, Fe जो है आयरन है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को एलिमिनेट कर दिया, तो ये हो गया FeSO4 और Cu अलग से यहां पर लग गया है। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वहां पर जाकर के खुद बैठ गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सल्फेट सॉल्यूशन से। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर Zn सॉलिड जिंक, जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले तो बन गया ZnSO4 प्लस कॉपर। Pb लेड CuCl2, CuCl2 मतलब कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर क्लोराइड, सल्फेट तो SO4, कॉपर क्लोराइड, Cl फॉर क्लोरीन होता है, तो CuCl2 हो गया कॉपर क्लोराइड। तो ये कैसे होगा, तो Pb इस बार कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हमारा लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। कह रहे हैं जिंक और लेड मोस्ट रिएक्टिव हैं, तुमको ये पढ़ाए भी थे, समझाए भी थे कि ये डिस्प्लेस तभी करेंगे, ये डिस्प्लेस तभी करेंगे जब ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज्यादा पावरफुल होगा, तभी ये डिस्प्लेस कर पाएगा। भाई तुम क्लास में गए, तुमसे एक कमजोर बच्चा आगे बैठा हुआ है, तुमको देख करके वो भाग जाएगा पीछे, ठीक है। अगर तुम्हारे बॉडी होगी, तुमसे वो डरता होगा तो वो पीछे भाग जाएगा, लेकिन तुम क्लास में घुसे और एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ है तो तुम डर करके पतली गली से पीछे निकल जाओगे। वही यहां पर होता है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे को, और जो कम रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमारा हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल यही है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, वहां पर जाकर खुद बैठ जाते हैं। अब आज का अपना दूसरा सब टॉपिक जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर। अब पहुंचते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दो लोग डिस्प्लेस होंगे। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब कुछ Na2SO4, ये हो गया अपना क्या, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। Take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. एक टेस्ट ट्यूब में अपने आप को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देना है, मतलब दोनों सॉल्यूशन क्या करा दो, रिएक्ट करा दो। रिएक्ट कराने के बाद क्या ऑब्जर्व किए तुम, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व यहां पर ये होगा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को क्या करें, मिक्स कर दिए हैं, तो देखो क्या ऑब्जर्व यहां पर मिल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। इन दोनों को मिलाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा
मतलब सॉलिड वाइट सॉलिड मिलेगा जो कि मिक्स नहीं हो रहा, इनसॉल्युबल है वाटर में। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बच जाए, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब कुछ ऐसा समझ लो, कुछ कचरा बच जाए, ठीक है, जो उसमें डिसॉल्व ना हो सके, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। यहां पर देख रहे हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हो रहा है, दोनों एक्वस हैं, मतलब पानी में घुले हुए हैं, ठीक है। जब ये हो रहा है तो हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट। देखो क्या हुआ, ये बीए जो है, बीए जाकर के SO4 के साथ लग गया, और Na2 जो है वो Cl2 के साथ लग गया, तो मिला हमें BaSO4 प्लस 2 NaCl। और ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये NaCl ही है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। और ये जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मतलब ये जो हमें व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये NaCl है, नमक है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये बेरियम क्लोराइड का है, ठीक। इस बात को समझ गए तुम? ठीक भाई, तो ये क्या है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें दोनों लोग एक दूसरे के सल्फेट सॉल्यूशन को, क्लोराइड सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2- and Ba2+. The other product form is sodium chloride which remains in the solution. ठीक है? What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2- and Ba2+. मतलब इसमें कुछ ये जो है ये आयंस वगैरह है ना, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, एनायन कैटायन पढ़े हो ना, तो इसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का, जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट एक तो ऐसे पहचानोगे कि जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। और दूसरा पहचानने का तरीका है जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स हो, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज हो आयंस का, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिकॉल एक्टिविटी 1.2 हमने जो की थी, जरा उसको पढ़ो और ये सब आंसर खोजने की कोशिश करो, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पर। लास्ट रिएक्शन वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश ले लो जिसमें हम क्या रख दें, कॉपर पाउडर रख दें, और उसके बाद उसको हीट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहां पर क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यहां पर कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ध्यान रखना, एक्टिविटी भी याद किए रहो कि किस एक्टिविटी में, किस रिएक्शन में कौन सी एक्टिविटी हुई थी हमारी, तो एग्जाम्पल लिखने में आसानी रहेगी। जैसे यहां पर कॉपर पाउडर को जलाया जा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, कॉपर को जलाया जा रहा है, तो कॉपर याद रहेगा तो Cu+O2 लिख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये याद रखो। The surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. कॉपर पाउडर जो है, अब वो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ गई है।
ये ब्लैक कलर क्यों आया? क्योंकि कॉपर को जलाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट ऐड हो गया, इस वजह से उसका कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसकी रिएक्शन इस तरीके से है, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। सबसे पहले तो ये Cu ही रहा होगा कॉपर, और इसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया होगा, और ऑक्सीजन हमेशा डाइएटॉमिक होता है, तो कॉपर प्लस O2 गिव्स 2CO, 2CuO। बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहां पर 2 और यहां पर 2 लगाया है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन लूज हो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ठीक है, CuO, द ब्लैक coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। और ये जो हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है, यदि इस पर हम हाइड्रोजन, इस पर हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस इस पर पास कराते हैं, तो ये वापस से कॉपर प्लस वाटर में चेंज हो जाता है, कॉपर प्लस वाटर में चेंज होता है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन एलिमेंट था, लेकिन प्रोडक्ट में हमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं देखने को मिल रहा है। रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से ये वाली रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हुई। इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मिलना हो रहा है एलिमेंट के साथ, और ये वाले में ऑक्सीजन का दूर होना दिख रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन दूर हो गया। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट जुड़ रहा है तब वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन एटम दूर हो रहा है, हट रहा है, तो उसको रिडक्शन कहेंगे। During this reaction, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. इसमें क्या हो रहा है? ये वाले 1.29 में 1.29 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लूज हो रहा है, इस वजह से इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन एटम गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब एक ही रिएक्शन में तुम्हें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रहा है। In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये भी एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ये वाला जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिल रहा है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, उसके एक एलिमेंट ऑक्सीजन दूर चला गया। Such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यही वाला एग्जांपल है, CuO plus H2 हीट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Cu plus H2O। तो इसको देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को देख रहे हैं, तो इससे ऑक्सीजन लूज हो गया, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन, यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन ये H2 है, H2 के साथ एक ऑक्सीजन एलिमेंट जुड़ जा रहा है, H2O हो गया, तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों रिएक्शन एक समय में ही प्लेस हो रही है। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जिंक के साथ ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम Mn फॉर होता है मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड जो है ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो फॉर्म कर रही है मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं तो मैग्नीज के साथ हमारा ऑक्सीजन है,
मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। HCl के साथ तो H के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे तुम्हें कई सारी रिएक्शन मिलेंगी जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता रहेगा, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर वही सब लिखा है, तो इसको पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। अब अपना दूसरा मेन टॉपिक जो आज का था, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। क्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, उसके इफेक्ट्स देखे हो? तो सबसे पहला इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये पूछ जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो कोरोजन और रेंसिडिटी, दो एग्जांपल यहां पे दिए, उसको समझा देना उन्हें। कोरोजन तुम जानते हो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट्स कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तुम्हारे घर में ऐसे आयरन आर्टिकल बहुत सारे पड़े होंगे जो नए आए होंगे तो शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, लेकिन जैसे ही वो पुराने होते जाते हैं उन पर ब्राउन पाउडर चढ़ता रहता है, ब्राउनिश कलर का एक कोट चढ़ता रहता है जिसको जंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids, etc.? It is said to corrode, and then process is called corrosion. क्या है, जो भी आयरन आर्टिकल्स है नए होते हैं तो शाइनिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन पर ब्राउन पाउडर चढ़ जाता है, वो कोरोड होते जाते हैं, और उस पर ये जो भी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कोटिंग का, एक ब्राउन कोटिंग का आयरन आर्टिकल पर, इसे कोरोजन कहते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर पर किस प्रकार की कोटिंग हो रही है, तो इसको थोड़ा सा सर्च करना, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, पढ़ना और बताना। The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. क्या यार, ये लोग आंसर दे दिए यहाँ पर फटाक से कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। हमारे जो आयरन आर्टिकल हैं उस पर तो ब्राउनिश, ठीक है, ब्राउन कलर की कोटिंग होती है तो उसको कोरोजन कहते हैं, लेकिन सिल्वर पर, जो सिल्वर चांदी होती है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है और कॉपर पर हमारी ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है। तो ये आयरन वाला तो तुम जानते ही होगे, ब्राउन कलर का होता है लेकिन इस दोनों को थोड़ा सा याद कर लेना कि सिल्वर पर अगर कोरोजन होता है तो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, और यदि कॉपर पर होता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made of metals, especially those of iron. तो कोरोजन बहुत ही खतरनाक है हमारे मेटल्स के लिए, और स्पेशली वो भी अगर आयरन का हुआ तो, जिससे जो हमारी रेलिंग्स बनती हैं, जो शिप्स रहती हैं, ब्रिजेस रहती हैं, तो इसमें काफी ये नुकसान पहुंचाता है कोरोजन। Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. कह रहे हैं कोरोजन की वजह से अपने देश को काफी नुकसान होता है, काफी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, जो डैमेज्ड आयरन है उनको रिप्लेस करके एक अच्छा आयरन वहां पर नॉट कोरोडेड जो आयरन हो वहां पर लगाया जाए। तो ये अपना पहला था ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। इसमें हमारा आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, मिल जाता है। रेंसिडिटी मतलब होता है बासी, पुराना, खट्टापन। जब खाना पुराना हो जाता है तो उसमें कुछ खट्टापन आ जाता है, वो खराब जब होने लगता है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कभी क्या तुमने फैट या फिर ऑयल को स्मेल किया है, टेस्ट किया है, यदि वो लॉन्ग टाइम तक रखे रहे तो लॉन्ग टाइम रखने पर वो थोड़ा सा खराब महकता है और थोड़ा सा खट्टापन उसमें हमें टेस्ट में लगता है यदि हम टेस्ट करते हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. जब हमारा ऑयल बहुत दिन तक ऐसे ही खुला हुआ एनवायरनमेंट में रखा हुआ है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है,
वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है और उसके बाद वो रैंसिड बन जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। इस ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से अपने फूड आइटम्स को बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। यदि हमें ऑक्सीडेशन की रेट को स्लो करनी है तो ऑक्सीजन उसके तक ना पहुंचने दे भाई, ऑक्सीजन को हम कैद कर दें, बाहर ही रखें, अंदर का जो मटेरियल है उसको एयर टाइट डब्बे से एकदम बंद करके रखें, तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, फिर ये रैंसिडिटी नाम की जो बीमारी है, जो खट्टापन है, ये सब होगा ही नहीं। डू यू नो दैट chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। ठीक है, चिप्स पैकेट देखोगे तो चिप्स से ज्यादा उसमें हवा ही भरी रहती है। ठीक है, चिप्स से ज्यादा उसमें हवा भरी रहती है, वो भी नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको जो चिप्स मतलब जो भी अंदर आइटम्स हैं वो ठीक ठाक रहे। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वो ऑक्सीडाइज होने नहीं देती है। अगर उसके अंदर ये ऑक्सीजन गैस भर दी जाए तो सब का सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब जब हम उसको खाएंगे फिर वो हमको नुकसान करेगा। ठीक है, वो सड़ जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके इंटेस्ट कर लेना, प्लस बीच बीच में जो भी तुमसे क्वेश्चन कहे हैं उन क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा काम रहेगा कि जितना भी पढ़ाया हूं आज, जितना भी पढ़ाया हूं आज उसकी एक अच्छी से रीडिंग कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र में आते हैं, जितनी भी रिएक्शन यहाँ पर हैं, सबको लिख करके याद कर लेना। ठीक है, और इंटेस्ट कर लेना अपना। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।